अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं तनवीर रियाज और मैं बोलोनिया यूनिवर्सिटी इटली में पीएचडी कर रहा हूं। और इससे पहले मेरा मास्टर्स है 2015 से 2018 तक चाइना से। तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का और मैं एक अरसा दराज से आप लोगों को गाइड भी कर रहा हूं। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिस पे मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला आपका, और जिससे मज़ीद मोटिवेशन मिली कि एक और वीडियो बनाई जाए। और उस वीडियो की बेस पे मेरे पर्सनल इनबॉक्स में और कमेंट सेक्शन में काफ़ी क्वेश्चन आए, जिसमें से जो मेन क्वेश्चन है, जो मैंने कहा कि जो टेक्निकल क्वेश्चन है, वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को मैंने कोशिश किया वहाँ पे भी आप लोगों को बताऊं। और अभी मैं वीडियो की सूरत में आप लोगों तक एक जनरल इन्फॉर्मेशन लेके आना चाह रहा हूँ। तो मेरे जहन में है कुछ, अगर कोई मिस हो गए तो वो फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में उसको आप मुझे बताइएगा। कोई क्वेश्चन मिस हुआ है तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों को ज़रूर उसके बारे में भी गाइड करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम किस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। देखें, अगर तो आप करंटली इनरोल्ड स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में बैचलर्स प्रोग्राम में, तो या इवन मास्टर्स प्रोग्राम में भी इनरोल हैं, तो अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स, या अगर आप मास्टर में हैं तो पीएचडी, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। एडमिशन अप्लाई करने के लिए और एडमिशन सिक्योर करने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से सवाल किए कि सर हम अभी जो हैं 7th सेमेस्टर में हैं, या अभी हम अपने मास्टर्स के थीसिस कंपाइल कर रहे हैं, तो क्या हम अभी अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका आंसर है यस। अच्छा, अब देखें, एडमिशन के लिए अप्लाई करना और एडमिशन सिक्योर करना ये एक सेपरेट चीज़ है। देन इसके बाद आती है वीज़ा एप्लीकेशन, वो एक सेपरेट चीज़ है। तो फिर इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपका लिंक है कि क्या अप्लाई करने के लिए हमने एचईसी, मोफा, आईबीसीसी ये टेस्टेशन करवानी है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा सेपरेटली गाइड करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एडमिशन एप्लीकेशन के लिए इस तरह की कोई अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उस वीज़ा के लिए आपको लाजमी मस्ट है आपने मोफा से और एचईसी से और जो भी मुतलका इदारे हैं उनसे आपने अटेस्ट करवाना है। और ये भी मेरी एक बात समझें कि देखें, जो एम्बेसीज़ हैं, एम्बेसीज़ वो डायरेक्टली डील करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और वो वही डॉक्यूमेंट को अथेंटिक समझती हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान ने अटेस्ट किया होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करती है जो कि फर्दर उनके रेलेवेंट अदारों ने उनको अटेस्ट किया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी हायर डिग्री है, मेरी बैचलर या मास्टर्स की डिग्री है, वो एचईसी अटेस्ट करेगी। अगर मेरी इंटरमीडिएट की डिग्री है या मैट्रिकुलेशन की डिग्री है, वो आईबीसीसी अटेस्ट करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट को टेस्ट करेगी जो इन दोनों मुतलका अदारों से ऑलरेडी टेस्ट हुए होंगे। तो ये एक प्रॉपर चेन है। अगर आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट को टेस्ट करवाना है तो आप आईबीसीसी जाएंगे, आईबीसीसी के बाद आप मोफा जाएंगे। इसी तरह अगर आपने बैचलर और मास्टर की अटेस्टेशन करवानी है तो पहले आप एचईसी जाएंगे, एचईसी के बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जाएंगे। अब जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाते हैं, देन आपने जाना है एम्बेसी में। एम्बेसी कोई भी हो सकती है, चाइना की हो सकती है, इटालियन हो सकती है, नॉर्वे की हो सकती, कोई भी एम्बेसी हो सकती है। तो मैंने कहा एम्बेसी सिर्फ वही डॉक्यूमेंट को अथेंटिक या लीगल समझती है जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने टेस्ट किया होता है। और ये अटेस्टेशन आपको तब चाहिए जब आपके हाथ में एक एडमिशन लेटर होता है, जब आपके पास एक कंफर्मेशन होती है कि अब मेरे पास एडमिशन लेटर है, अब मैं वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो आपका सवाल वो था कि 7th सेमेस्टर या मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई कर सकते हैं, किस बेस पे कर सकते हैं। आपको अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट लेना होता है। तो होप सर्टिफिकेट आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको पता होता है। होप सर्टिफिकेट में सिर्फ एक पैराग्राफ होता है कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये इसका नंबर है, स्टूडेंट आईडी है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके इतने सेमेस्टर हो गए हैं, और होपफुली ये इस डेट तक अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगा। ये एक लेटर होता है जिस लेटर की बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। एक चीज़ क्लियर होगी। देन आइल्स पे आ जाएं, आइल्स, ठीक है।
तो ये बड़ा एक कॉमन सा सवाल है कि कोई भी पोस्ट स्कॉलरशिप की लगा दी जाए तो पहला सवाल ये आता है कि आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसको भी देखें, आप लोग अपने माइंड में इसकी क्लैरिफिकेशन करें। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आइल्स के बगैर एडमिशन हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आइल्स मस्ट है, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि आइल्स की एग्जाम्पशन कर देते हैं, आपको आइल्स नहीं चाहिए होता। तो ये आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है वहाँ पे देखना है कि एग्जाम्पशन है या नहीं है। ये वेरी कर रहा होता है। जैसे पीछे कोविड था, कोविड के दौर में मैंने खुद ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया हुआ है विदाउट आइल्स, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे कंट्री है जहां आइल्स के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर मैंने वहाँ पे बगैर आइल्स के अप्लाई किया और मैंने एडमिशन सिक्योर किया था। और उसमें मैंने रीज़न ये दी थी कि ड्यू टू कोविड जो ब्रिटिश काउंसिल और ये सारे आइल्स के मामलात हैं ये काफ़ी डिलेड हैं, एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं वो बंद हैं, तो उन दिनों में ये सूरत हाल चल रही थी, तो उन्होंने मेरा आइल्स जो है वो एग्जाम्प्ट कर दिया था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब आपने देखिए चीज़ें, अगर आप आइल्स कर सकते हैं, आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी हैं, आपको खुद ही पता होगा आइल्स कर सकते हैं तो आप करें, ठीक है। मेरा मशवरा यही होगा कि आप करें, क्योंकि अगर आपने आइल्स किया होता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे बहुत खुल जाते हैं। अगर आइल्स नहीं है देन आपने कोई लिमिटेड से जो 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 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनमें ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। तो आइल्स जैसे आपका सवाल होता है मैंडेटरी है या नहीं है, इसका मैं जनरलाइज़ पूरी वर्ल्ड में बता देता हूँ कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ जिसमें चाइना, थाईलैंड, कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, एशियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे आइल्स नहीं चाहिए होता। आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी चल जाता है। देन अगर मैं इधर यूरोप में स्पेसिफिकली इटली की बात करूं तो यहाँ पे भी आपका बगैर आइल्स के एडमिशन हो जाता है, मास्टर्स में भी हो जाता है, इवन पीएचडी में भी हो जाता है। अच्छा, देन आगे आता है वीज़ा एप्लीकेशन। तो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए मोस्टली स्टूडेंट के रिजेक्शन आती हैं, पर उसमें जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है वो कहते हैं कि हमें लगता है जो हमारा रिजेक्ट हुआ है ना, हमारा आइल्स नहीं था। तो जिनको एक्सेप्ट हुआ है उनके पास आइल्स था। तो आपका एडमिशन हो जाएगा जब आपने एम्बेसी के पास जाना है। एम्बेसी में आपका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है और आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं सारी। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे किसी का रिजेक्ट हो जाता है, तो उस सूरत हाल में फिर आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है कि मेरी बैंक स्टेटमेंट वीक थी या मैंने आइल्स नहीं दिया था। मल्टीपल रीजंस होती हैं। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन है। देन आपका क्वेश्चन आ गया जी कि यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ देखें जो, अब मैं आ जाता हूँ इटली पे। पहले मैं आपको एक जनरल समझा रहा था, इटली में आ जाता हूँ। तो अब बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो मास्टर्स के लिए बनाई थी, तो वहाँ पे काफ़ी पीएचडी वाले लोगों ने पूछा कि सर पीएचडी का भी बताएं। तो मैं इकट्ठा ही बता देता हूँ। मास्टर्स का देखें, एडमिशन्स जो हैं वो ओपन होते रहते हैं। इनकी मेरे ख्याल से 3-4 इनटेक्स होती हैं। तो ये अब आपने अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन खुद करनी है। और जैसे अभी रिसेंटली जनवरी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन थी और फरवरी में भी हैं। तो आपने अपना फील्ड देखना है, उस फील्ड से रिलेटेड आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। और इटली एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कोई एक कॉमन स्कॉलरशिप नहीं है। कॉमन स्कॉलरशिप मैं बताता हूँ, जैसे चाइना का है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, CSC। जापान में चले जाएं, जापान में मैक्स्ड एक स्कॉलरशिप है जो कि उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफर होता है। इसी तरह कोरिया का भी है, कोरिया का भी एक स्कॉलरशिप है, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, कोरिया का भी है और ऑस्ट्रेलिया का भी है। तो हर कंट्री का एक कॉमन स्कॉलरशिप होता है जो पूरे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं और आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिलता है। जबकि इटली में ये है, यहाँ पे रीजन्स हैं, रीजनल स्कॉलरशिप होता है। अभी जैसे मैं बोलोनिया रीजन में हूँ और ये बोलोनिया सिटी में हूँ, और ये जिस रीजन में आता है उसको प्रोविंस कह लें आप, एमिलिया रोमानिया रीजन में आता है। इस तरह इनके इसके इसके और रीजन है, पुगलिया रीजन है, सर्दिनिया रीजन है, कटानिया रीजन है। तो हर रीजन का सेपरेट स्कॉलरशिप होगा, पर उनकी जो लमसम अमाउंट है वो 6,000 यूरो से 7,000 यूरो पर ईयर हर रीजन पे आपको मिल जाता है। तो ये अमाउंट है आपको उस रीजन, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, उसका रीजन जो है वो सर्दिनिया है,
तो आपने उस रीजन का स्कॉलरशिप फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा स्कॉलरशिप है। मास्टर्स की बात होगी, देन मैं आता हूँ पीएचडी का। पीएचडी के देखिए एडमिशन जो हैं यहाँ पे कॉल्स आती हैं और वो शुरू हो जाएंगी अभी मार्च अप्रैल या मैक्सिमम मई से वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड कॉल्स होती हैं। आप ऐसे ही समझिए जैसे किसी किसी फैक्ट्री में कोई एक एक वैकेंसी खाली हुई है और उन्होंने कॉल दे दी है, तो इसी तरह की हायरिंग होती है। इसमें मैंने बताया कि कोई एक एक कॉमन स्कॉलरशिप नहीं है, एक जनरल कोई स्कॉलरशिप नहीं है, बस आपने आपने कॉल्स देखनी है, प्रोजेक्ट बेस्ड जो फंडिंग है वो देखनी है। तो वो कॉल्स कैसे मिलेंगी, वो कॉल्स आपने मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करके रखनी है आपने। उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके आपने न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाके देखना है, तो वहाँ पे कॉल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देन आपने उस प्रोजेक्ट पे, उस कॉल पे या उस फंडिंग पे आपने अप्लाई करना है। और एक इफेक्टिव एप्लीकेशन वही होती है कि अगर आपने उस एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, पहले समझा है प्रोजेक्ट क्या है, इनको किस नेचर का जो है रिसर्चर चाहिए, और देन आप अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करके वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपकी एक एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा चलता है। और जब आपको एडमिशन सिक्योर हो जाता है, एडमिशन सिक्योर करना एक डिफरेंट चीज़ है, देन वीज़ा अप्लाई करना एक डिफरेंट चीज़ है। तो मेन आज का जो मेरा मोटिव था वो आप लोगों को मैंने क्लियर करना था कि आप 7th सेमेस्टर में हैं या मास्टर्स का आप थीसिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। पर जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास हर हाल में डिग्री होनी चाहिए और डिग्री की अटेस्टेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपके मेन मेन जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताई है। और इसके साथ और डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, जो और डॉक्यूमेंट्स, अगर आप तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप वहाँ पे किसी 2 प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेटर बनवा लें। और उसी यूनिवर्सिटी से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी बनवा सकते हैं, उन्हें आप रिक्वेस्ट करें, वो आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको दे देंगे। और सीवी, सीवी देखें, पूरे यूरोप में एक इनका जनरलाइज कॉमन फॉर्मेट है जिसको कहते हैं यूरोपास। तो यूरोपास आप गूगल पे सर्च करें और आपको यूरोपास फॉर्मेट मिल जाएगा, वर्ड में भी मिल जाएगा और लेटेक्स भी मिल जाएगा। तो मैं अपनी इस वीडियो से आप लोगों को पैगाम भी देना चाहता हूं कि लेटेक्स, अगर आपने अभी फर्स्ट टाइम नाम सुना है तो लेटेक्स पे वर्किंग करें। लेटेक्स जो है ना, इधर हर बंदा जो है यहाँ पे लेटेक्स पे काम कर रहा है। वर्ड आप समझें कि एक एक बहुत एक पुरानी चीज़ हो गई, आउटडेटेड सी हो गई है। तो इधर मैंने जितने भी देखे हैं कि लोग जो है ना अपनी फाइल मेंटेन्स भी लेटेक्स पे करते हैं। तो लेटेक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसमें आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं और आपने उसको रन करना है उस फाइल को, और आपकी पीडीएफ जनरेट हो जाती है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको लेटेक्स का यूरोपास का फॉर्मेट मिल जाएगा गूगल से भी, और इवन ओवरलीफ, आप अगर आपने सॉफ्टवेयर लेटेक्स नहीं करना तो आप ऑनलाइन भी अपनी पीडीएफ कंपाइल कर सकते हो, और वो है ओवरलीफ। तो ये मैं जो जो कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप इनको सर्च करें और इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कहें। अब आपके वो फिर क्वेश्चन आते हैं कि सर वो हमें प्रोवाइड कर दें, सॉफ्टवेयर दे दें। तो ये मैंने कहा अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, आपने जस्ट इनको सर्च करना है, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। अगर आपने ऑनलाइन लेटेक्स पे काम करना है तो आप ओवरलीफ पे कर सकते हो। ओवरलीफ सर्च करेंगे, आपने अकाउंट बनाना है और सेम वहाँ पे भी आपने अपना टेक्स्ट लिखना है और रन करना है उस टेक्स्ट को, कोड को, तो आपकी साथ ही पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। तो यूरोपास सीवी का मैं बता रहा था, यूरोपास फॉर्मेट में आपने अपनी सीवी बनानी है। और मोटिवेशनल लेटर, डेफिनेटली एक मोटिवेशनल लेटर आपने लिखना है। मोटिवेशनल लेटर की मैंने सेपरेट भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो मैं बस जल्दी से बता देता हूँ। मोटिवेशनल लेटर ये है कि आप अगली यूनिवर्सिटी को बता रहे हो कि आप क्यों आना चाह रहे हो यहाँ पे, व्हाट्स द मोटिवेशन बिहाइंड दिस डिसीजन। तो आपने उनको बताना है कि मेरा क्या मोटिवेशन है जो कि मुझे यहाँ पे लेके आ रहा है। तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना है कि बताएं, यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, इनकी जो लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुझे अट्रैक्ट किया। और दूसरा, मोटिवेशंस में आपने बताना है कि मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ और इस रिसर्च की वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ की सोसाइटी को ज़रूरत है। तो ये जस्ट लाइक आपने एक एक पेज की मोटिवेशन उसमें लिखनी है।
तो उसके बाद इंग्लिश इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, 2 रेफरेंस लेटर आपके हो गए, रिकमेंडेशन लेटर भी उनको कहते हैं। और आपकी जो डिग्रीज़ हैं, बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक और एफएससी के जो सनद होती है बस वही। तो ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास रेडी हैं तो यू आर रेडी टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ एडमिशन इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये मैंने कोशिश की, काफ़ी मेरे क्वेश्चन आए हुए थे तो मैंने कहा आप लोगों को गाइड करता हूँ और होपफुली आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर मज़ीद भी क्वेश्चन हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें और इनबॉक्स में थोड़ा सा अवॉइड किया करें। काफ़ी रिक्वेस्ट इनबॉक्स में आप लोगों के क्वेश्चन आए होते हैं तो वो मैं सेपरेटली देख नहीं सकता। तो कमेंट में ये है कि कमेंट में आप क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको आंसर करता हूं, तो इससे हो सकता है कि और लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।